नमस्कार दोस्तों, विश्व गुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है 8th क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर जो कि है उद्योग। तो पिछला चैप्टर जो कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाला देखा था, चौथा चैप्टर, और इसमें हम लोग उद्योग के बारे में जानेंगे। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी है आपको देखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जब आपके हाथ में आता है, यहाँ इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे कि नोटबुक का एग्जांपल दिया गया कि नोटबुक अगर आपके हाथ में है तो नोटबुक किस प्रोसेस से गुजर के तब आपके हाथ में पहुँची है, आपके पास तक पहुँची है। तो उसी प्रोसेस का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहाँ ये बताया गया है कि नोटबुक जो उत्तर पुस्तिका जो है, अभ्यास पुस्तिका, वो किस प्रोसेस से गुजरी और कैसे आपके पास पहुंची है। तो उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। अब दरअसल आप लोग जानते हैं कि पेड़ जो कागज़ है वो पेड़ से बनता है। ठीक है, तो यात्रा यहाँ से आरंभ होती है, पेड़ से। पेड़ को काट के फिर उसकी लुगदी बनाई गई। ठीक है, लुगदी मिल में ले जाके फिर क्या हुआ कि उसको, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलाए गए। ठीक है, फिर मशीनों द्वारा फिर क्या हुआ कि उसको कागज़ बनाया गया और फिर उसमें जो है इंक के द्वारा उसकी छपाई की गई है, फिर उनको इकट्ठा करके और तब जाके नोटबुक बनी है। यानी काफ़ी लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद तब एक प्रोडक्ट बनता है। तो जो प्रक्रिया वहाँ पर गुजरी है, जिस प्रक्रिया से ये उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं, मतलब। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि 3 तरीके के क्रियाकलाप होते हैं, 3 क्रियाएं होती हैं या 3 सेक्टर होते हैं मुख्यतया। तो ये काम किसका है, एक नई चीज़ में बना देना, कच्चे माल को। जैसे ये पेड़ जो है एक कच्चा माल है, इससे कोई नया उत्पाद बना देना किसी भी तरीके से, तो उस वो हो जाएगा द्वितीय क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था। तो द्वितीय क्रियाकलाप यानी विनिर्माण, कोई नई चीज़ बना देना कच्चे माल से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे। उद्योग क्या होता है, उद्योग का संबंध किस चीज़ से हो सकता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। अब उद्योग केवल मज़े के लिए तो कोई लगाएगा नहीं, कहीं ना कहीं उसका आर्थिक लाभ कुछ न कुछ हो, इसलिए। तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन से हो सकता है। कुछ उद्योग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ उत्पादन कर रहे होंगे वस्तुओं के। कुछ उद्योग ऐसे होंगे जो खनिजों के निष्कर्षण से संबंधित होगा, लोहा वगैरह निकाला जा रहा होगा, कहीं खनन से कोयला निकाला जा रहा होगा कहीं न कहीं। ठीक है, या कोई उद्योग ऐसा हो सकता है जो सिर्फ सर्विस प्रदान कर रहा होगा, कोई सेवाएं ही प्रदान कर, जैसे कि आपने देखा होगा ओला एग्जाम्पल ले लो। ओला है, उबर है, ये सब क्या है, एक सर्विस है, पर्यटन उद्योग के तौर पर है, जिसमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना लेकिन सर्विस प्रदान की जा रही है। तो उद्योग किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो कोई चीज़, किसी चीज़ का उत्पादन भी कर रहा होगा, या हो सकता है कोई उद्योग जो है वो खनिजों का निष्कासन से संबंधित हो या सेवाओं से संबंधित हो सकता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग जो है वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग जो है वो कोयलों को धरती से निकालने से संबंधित है, यानी खनिज निष्कर्षण से संबंधित है। तथा पर्यटन जो है वो सेवा से संबंधित उद्योग है। तो ये सारे उद्योग के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उद्योग किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ बड़े उद्योग होंगे, यानी आकार में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। स्वामित्व के आधार पर अभी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई कच्चा माल। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि जो कच्चा माल से क्या संबंध है इसका। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना था, अब कच्चा माल है, चूँकि नेचर से डायरेक्टली इसका संबंध है, प्राप्त किया जा सकता, तो ये प्राथमिक क्रिया के से इसका संबंध रखते हैं। ठीक है, तो रिवीजन भी करते रहना है आपको। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर चाहे वो कृषि से संबंधित हो सकता है, खनिज आधारित हो सकता है, समुद्र आधारित हो सकता है और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, कच्चा माल इन्हीं सब जगहों से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कुछ उद्योग इस कच्चे माल से भी संबंधित हो सकते हैं। फिर कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग जो हैं वो प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है या कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों,
ठीक है, अब लोहा बना दिया, अब वो अलग अलग जगहों पर उसका प्रयोग किया जाता है, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। ठीक है, समुद्र आधारित उद्योग उसका कैसे यूज किया जा सकता है? सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल, मछली का तेल बनाना, ठीक है, या उसको खाद्य के तौर पे उसका उपयोग करना, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वन आधारित उद्योग क्या होता है? वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जो ये वन आधारित उद्योग होते हैं, ये क्या करते हैं? वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, तभी इनका नाम पड़ा वन आधारित उद्योग। जैसे कि लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। ठीक है, तो ये आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। समुद्र आधारित हैं तो समुद्रों से ही कच्चा माल प्राप्त कर रहे होंगे, खनिज आधारित हैं तो खनिज वैसे प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है, वन आधारित हैं तो वन से कोई न कोई चीज़ें प्राप्त कर रहे होंगे, कच्चे माल। अब आकार के आधार पर जानते हैं। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या। पूंजी की राशि मतलब कितनी पूंजी लगाई है आपने, कम लगाई है तो छोटा उद्योग होगा, बड़ी पूंजी लगाई है तो बड़ा होगा, इसका मतलब है। नियोजित लोगों की संख्या, कितने लोगों को काम पर रखा है वहाँ पर। उत्पादन की मात्रा से भी संबंधित है इसका आकार का। ठीक है, ज़्यादा उत्पादन हो रहा था यानी बड़ा उद्योग है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग। अब कुटीर का मतलब, कुटीर देखो घर का जो गृह होता है ना, गृह, भवन, कुटीर, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो कुटीर शब्द मतलब घर, ठीक है, या घरेलू। ठीक है, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, हाथ से कोई चीज़ बना लेते हैं, जैसे टोकरी की बुनाई हो गई, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कुटीर उद्योग के या घरेलू उद्योग के। और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं, यानी छोटी छोटी ये जो हाथ से बनाने वाली चीज़ें हैं जिनको घर में कुछ लोग मिलके बना सकते हैं, वो सब कुटीर उद्योग से संबंधित है, उनका संबंध है। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। अब भाई छोटा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होगी। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। ठीक है, तो जो बड़े उद्योग होते हैं उसमें ज़्यादा पूंजी निवेश करना पड़ता है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होता है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया गया, तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अब स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर भी डिसाइड होता है कि उद्योग किस तरीके का है। स्वामित्व यानी मालिकाना हक, उसका मालिक कौन है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखो एनसीईआरटी पढ़ने में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग पढ़ते चले जाते हैं और समझते नहीं। देखो यहाँ पे समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब स्वामित्व क्या हो सकता है? या तो आपका निजी क्षेत्र के, आप खुद ही मालिक हो उसके, मान लो कोई आपने उद्योग बनाया और खुद ही आप ही उसके मालिक हो, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, यानी निजी क्षेत्र का हो सकता है। दूसरा कोई हो सकता है राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र। तो जहाँ भी राज्य शब्द आए इस तरीके का, एक तो राज्य होता है स्टेट, ठीक है, एक क्षेत्र हो गया, एक राज्य का मतलब जो सरकार, जो आपके ऊपर गवर्न कर रही है, जो शासन कर रही है सरकार। तो राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर भी उस उद्योग का स्वामित्व उसके पास हो सकता है। जैसे भारत में क्या है, पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ओएनजीसी है, ठीक है, भेल है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनका जो सरकार क्या है आपको सर्विस पे रख लेती है, उसका वेतन मिलता है आपको बस। ठीक है, उसका वो सारी जिम्मेदारी सरकार के अंतर्गत होती है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है संयुक्त क्षेत्र का। ठीक है, और संयुक्त क्षेत्र का जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है इन्वॉल्व है, तो वो दोनों ही उसमें उसका स्वामित्व होता है, दोनों के पास होता है। और सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र क्या होता है? सहकार मतलब होता है मिल के किसी काम को करना। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बताना चाहें कि मान लो किसी गांव में 50 लोग हैं जिनके पास भैंसें हैं और उन्होंने क्या हुआ कि एक डेयरी खोल लिया आपस में मिलके। ठीक है, तो ये सहकारिता का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे बता दिया गया कि निजी क्षेत्र क्या होगा, या तो आप खुद उसके मालिक होंगे या
एक आपने समूह बना लिया, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, यानी संचालन भी सरकार करती है और उसका स्वामित्व भी सरकार के पास होता है, बस काम पे रखती है, उसका वेतन देती है सरकार। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के हो गए। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व जो है और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, ठीक है, जो संयुक्त का होता है वो। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है, ठीक है। अब सहकारी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या मूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। तो कच्चे माल का जो उत्पादक होंगे या जो पूर्ति कराने वाले होंगे उनके पास उसका स्वामित्व होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये एग्जांपल दिए गए, या सुधा डेयरी जो है सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है, ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे मेंस में पूछ दिया जाए आपसे, किसी मुख्य परीक्षा में कभी पूछ दिया जाए इस तरीके से कि अवस्थिति को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो ये डायग्राम बना हुआ है। अगर आप UPSC या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाना सीखना चाहिए, ठीक है। चारों तरफ यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया है कि उद्योगों को कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वे क्या हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है, कच्चा माल अगर कम उपलब्ध हो पा रहा है कि ज़्यादा उपलब्ध हो पा रहा है तो इस पर भी निर्भर करता है उद्योग। भूमि कैसी है वहाँ की, जल की मात्रा, जल कितना उसको की आवश्यकता पर भी निर्भर करता है कुछ उद्योग। श्रम शक्ति के द्वारा पूंजी, परिवहन और बाजार, ये सब कुछ जो है प्रभावित करते हैं। मान लो किसी ने उद्योग तो लगा रखा है लेकिन उसके आसपास कहीं मार्केट ही नहीं है तो उस उद्योग का पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बाजार, परिवहन का पर भी असर पड़ेगा। मान लो सड़क ही, मान लो उसके यातायात की कोई सुविधा ही नहीं है उस तरीके की, ठीक है, उसके लिए, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है उस पर। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो उद्योग लगाने से पहले ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये यहाँ पे बताने का मतलब है कि आप जिस क्षेत्र से संबंधित उद्योग लगाने जा रहे हैं तो उसके चारों तरफ इन सब चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं उद्योग को। तो कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। तो ये तो होगी ही, क्यों होगी? क्योंकि ज़्यादा लोगों को, अब ऐसा तो होगा नहीं आपने कोई उद्योग खोल दिया तो खुद से ही सारा काम कर रहे हैं, लोगों को नौकरी पे काम पे रखेंगे, ठीक है। तो ये जो लोग होंगे तो इनके घर की इनकम बढ़ेगी, इससे इनके विकास होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी प्रभाव पड़ता है इसका। यानी औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक तंत्र के बारे में जानते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है, यानी निवेश इसमें किया जा सकता है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं, यानी प्रोसेस, प्रक्रम यानी प्रोसेस में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। निर्गत यानी आउटपुट, ठीक है, निर्गत यानी आउटपुट। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, ठीक है, जैसे मान लो सूती वस्त्र उद्योग किसी ने लगाया तो उसमें कच्चा माल क्या होगा? कपास होगा। और क्या क्या जरूरत पड़ेगा? मानव श्रम की जरूरत पड़ेगी, कारखाने की जरूरत पड़ेगी और परिवहन लागत, ये निवेश हो सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी ने सूती वस्त्र उद्योग लगाया तो किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कच्चे माल यानी कपास में, श्रम यानी मानव श्रम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो टेक्नोलॉजी होगी, कारखाना लगाना होगा कुछ न कुछ, परिवहन लागत पर भी निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। प्रक्रमों में क्या है? उटाई, कटाई, ये सब यानी क्या क्या किस किस प्रोसेस से उसको गुजारा जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बुनाई, रंगाई, छपाई। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। चलिए,
औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। यानी औद्योगिक प्रदेश मतलब कुछ होते हैं ना कि कुछ शहर आपने देखे होंगे वो किसी एक ही विशेष चीज़ के नाम पर प्रसिद्ध हो जाते हैं। अभी हम आगे उन चीज़ों के बारे में देखेंगे कौन कौन से शहर हैं। जैसे कहा जाता है ना कि वो मैनचेस्टर है, वो शहर इस नाम से जाना जाता है, कोई कोई पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये कैसे विकसित हो जाते हैं, तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हो गई। ये तो विश्व की बात हो गई, ठीक है, यहाँ पे विश्व की बात की जा रही है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों। अब शीतोष्ण का मतलब तो आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी में समझ ही लिया होगा। समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये मानचित्र एक दिया गया है, औद्योगिक प्रदेशों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जब भी मानचित्र देखें तो हम पैमाने की तरफ देख लिया करें कि कोई इंडिकेशन सूचक तो नहीं दिया गया है। तो जो ब्लैक वाले हैं वो औद्योगिक प्रदेश को दर्शा रहे हैं, और ये जो ब्राउन है या रेड कह सकते हो हल्का सा, ये विश्व की औद्योगिक पट्टी के बारे में बताया गया है। तो विश्व की औद्योगिक पट्टी यहाँ से ऐसे दिख रही है आपको, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध जो कि यही है लगभग 40 डिग्री के आसपास यहाँ दिख रहा है, तो वहाँ है। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये उद्योगों के उस औद्योगिक प्रदेश को दर्शा रहे हैं, यानी यहाँ पर किसी क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए इसको अगर और देखना है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये हो गए हमारे भारत के बारे में, ठीक है। अब जानते हैं औद्योगिक विपदा। कभी कभी होता है कि उद्योगों लगाने से कोई न कोई समस्या भी खड़ी हो जाती है, तो उसके बारे में भी आपको जानना है। यहाँ पर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री लगी हुई है, ये चित्र में दिखाया जा रहा है। तो दुर्घटना, ये सन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखी तो मुझे पता है यहाँ किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सन याद रखना, किस सन में घटना हुई थी और उसका वहाँ पे विषाक्त जो विषैला पदार्थ था वो क्या था। तो उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को, तो ये डेट याद रखनी है, ये स्टेट पीसीएस में या किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कम से कम आपको 1984 तो आपको याद ही होना चाहिए। 1984 का लगभग 12:30 बजे यानी रात की घटना अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है, ठीक है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड, ये याद रखना आप, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, का गैस का रिसाव हुआ। तो ये याद रखना आप, कौन कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से, ठीक है, इसका रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। समझ रहे हो भाई, 35,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? भोपाल में हुई थी। कब हुई थी? 1984 को घटना हुई थी। तो इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि महात्रासदी समझ लो औद्योगिक क्षेत्र की। तो हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। जोखिम कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो उद्योग लगाए जा रहे हैं तो कम से कम जोखिम के बारे में तो पहले से पता ही होना चाहिए। तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है? उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कितना भी विषैले पदार्थ इकट्ठे कर लिए, ठीक है, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे
उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए, एडवांस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अब है प्रमुख उद्योगों का वितरण, ये जानते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। भाई जहाँ लोहा मौजूद है वहाँ इसके उद्योग होंगे, भारत में भी है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। तो आपने सुना ही होगा, भारत में बेंगलोर में है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है उसको, भारत की सिलिकॉन वैली। ठीक है, अब जानते हैं लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। तो लोहा बनता कैसे है? यहाँ पे एक शब्द दिया गया है प्रगलन, इस टर्म को याद रखना। प्रगलन क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, शॉर्ट में दे रहे हैं। जैसे मान लो आपने किसी खान से, जो खाने होते हैं ना, लोहे की खान, सोने की खान, अलग अलग खाने होती हैं, कोयले की खान, उससे निकाला, मान लो लोहा निकाला। तो लोहा निकाला, उसमें मिट्टी भी होगी, उसमें और भी बहुत सारी चीज़, मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो कि आपने कोई चीज़ निकाली, मान लो लोहा निकाला, ठीक है, इकट्ठा किया, उसमें बहुत सारी मिट्टी हो, वो सब वो है। तो क्या करना होगा कि मान लो किसी भट्टी में आपने डाला और जिसका टेम्परेचर, मान लो एग्जाम्पल के बता रहे हैं, मान लो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसको उस टेम्परेचर पर गलाएंगे ताकि इसमें से लोहा गल के अलग छन के अलग आ जाए। तो आप निकाल लोगे उसमें से, बाकी जो तत्व होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, अभी और अच्छी तरीके से आप समझ लोगे इसको। तो यही है प्रगलन का मतलब, कि यानी उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, यानी निकाला जाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो पोषक उद्योग का मतलब क्या हुआ कि लोहा बना लिया है, अब लोहा बना के बाहर रख लिया है, ठीक है, लेकिन ये लोहा भी एक कच्चे माल के तौर पर भी इसका उपयोग होगा। क्यों? क्योंकि लोहा अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग होता है। ठीक है, उद्योग के लिए निवेश, श्रम पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। ठीक है, अब कैसे बनना है इसके बारे में बताया गया है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद जो है वो इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इससे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं, मिश्र यानी मिली जुली धातुओं से बनी हुई मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, अब जैसे मान लो इस्पात बनाना है तो उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें क्या क्या मिलाना पड़ेगा। तो इस्पात बनाने के लिए 8 टन कोयला मिलाया, 4 टन उसमें अयस्क मिलाया, ठीक है, 1 टन चूना पत्थर मिलाया और बन गया इस्पात 1 टन। ठीक है, उस तरीके से निकाल के उसका प्रगलन करके, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। तो यहाँ पे एक झोंका भट्टी में लोहा अयस्क से इस्पात तक उसका एक चित्र बताया गया। प्रगलित लोहा कैसे निकल आता है, एक तरफ से प्रगलित लोहा निकल आता है, धातुमल जो भी वेस्ट होगा वो अलग निकल जाएगा और लोहा अलग इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। इस ऊपर से लोहा अयस्क डाला जाएगा, चूना पत्थर कोक डाला जाएगा, ठीक है, झोंका भट्टी में, और फिर क्या होगा, उसको जैसा कि हमने देखा था कि उसके टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको गलाया जाता है, तो लोहा जो है अलग इकट्ठा हो जाएगा और जो वेस्ट होगा वो अलग निकल जाएगा।
तो इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहे या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। जैसे कि पोत, समुद्री जहाज जो होता है ना, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी होती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। जो तेल के कुएँ जो होते हैं वो से चलाए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है, यानी इस्पात का सब जगह उपयोग होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। ट्रैक्टर ट्राली सब इस्पात से ही बना होता है। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें जरूरत पड़ती थी। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। ठीक है, तो आवागमन की सुविधा जहाँ अच्छी खासी हो। तो 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि उसका एक अलग ये भी फैक्टर था कि भाई अगर समुद्र के किनारे ये भी था कि अगर हमको निर्यात करनी है, विदेशों से कोई चीज़ मंगानी है या विदेशों को सप्लाई करना है तो वो भी हो सके आसानी से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। ठीक है, अब ये मानचित्र देख लेते हैं किस चीज़ से संबंधित है। विश्व प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कहाँ कहाँ इसके क्षेत्र हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जर्मनी में है, जापान में है, यहाँ पे भारत में यहाँ पे दिखाया गया है, ब्राज़ील में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये बिंदु देख रहे हो ब्लैक वाला, यहाँ जो है इनकी मौजूदगी है। लोहा इस्पात उत्पादन के ये क्षेत्र हैं। तो सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। तो ये भारत की बात की जा रही है। वे 4 राज्य कौन हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये कभी पूछा जा सकता है आपसे कि सलेम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। भद्रावती और विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। अब जानते हैं जमशेदपुर के बारे में। सन 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। हमारी देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय या उससे पहले हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब तक केवल एक ही इस्पात का कारखाना था, वो था टिस्को का, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया, तो ये क्या हो गया? राज्य के हाथ में चला गया, यानी सरकार के हाथ, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बन गया ये काम। ये और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। किसने? सरकार ने, आज़ादी के बाद। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के समीप, तो ये आपको याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से है और खरकई नदियों के संगम के बीच के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। तो टिस्को की शुरुआत कहाँ की गई थी? झारखंड में, जो वर्तमान में झारखंड है। ठीक है, और कब हुई थी? 1907 में। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। चलिए, इतना इसके बारे में जान लिया। ये जमशेदपुर के बारे में यहाँ कुछ बताया कि जमशेदपुर में लोहा इस्पात की अवस्थिति, हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। बस ये उसके बारे में बताया गया कि कहाँ स्थित है। ठीक है, टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क
यानी ये बताया जा रहा है कि इस जो कंपनी है टिस्को, इसको कहाँ कहाँ से कोयला, अब भाई बनाने के लिए कोयला भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, लौह अयस्क भी ज़रूरत पड़ेगा, चूना पत्थर भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है ये इन राज्यों से। तो इसकी अवस्थिति बताई जा रही है, बहुत अच्छी जगह पर है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। अब जानते हैं पीट्सबर्ग के बारे में। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। तो ग्रेट लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ है। ये देखो यहाँ पे बताया गया है। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी हैं। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है, ठीक है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से इन खानों और पीट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन यानी नौका द्वारा परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग किसे आता है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बताया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बस आपको पता होना चाहिए पीट्सबर्ग है कहाँ पर और किस चीज़ से संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ शब्द उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है टेक्सटाइल शब्द। तो टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना, ठीक है। तो टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना। सूती वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। प्रयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से प्राकृतिक रेशे हो सकते हैं, कौन से मानव निर्मित हो सकते हैं, तो इनको नोट भी कर सकते हो आप। तो मानव निर्मित रेशों में नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रेलिक हो गया या रेयान हो गया, ये सब शामिल हैं मानव निर्मित में। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता से सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। यानी अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र बनते हैं भारत में। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। तो यहाँ विश्व के बारे में बताया गया है कि प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश कहाँ कहाँ हैं। तो एक नज़र डाल लिया जाए यहाँ पे। भारत में तो है ही, ठीक है, चाइना में भी है, जापान में भी दिखाया गया है, ठीक है, यूरोप में भी कुछ जगहों पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ इसके लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए
वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। तो ऐसा क्यों हुआ? जब औद्योगिक क्रांति आ गई ब्रिटेन में, तो जो काम हाथों से किया जा सकता था वो काम मशीनों से होने लगा। तो यानी ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ें बन जाती थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग थे, परंपरागत यानी पुराने तरीके से जो किए जा रहे थे, वो उसे कॉम्पीट नहीं कर पाए। जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे, यानी जो मशीनों से बनाए जाने लगे, उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। द्रुत मतलब जल्दी फैलाव में, जल्दी बढ़ने में सहायता की उसने। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। तो कौन कौन क्षेत्र हैं? कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। तो भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कब खोला गया था, स्थापित हुआ था? 1818 में। कहाँ? कोलकाता के पास फोर्ट गैलेस्टर में। क्या आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। यानी जितना उत्पादन करते हैं उसका 1/3 तो हम निर्यात कर देते हैं, दूसरे देशों को भेज देते हैं, बाकी हमारे देश में ही उसका हो जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो कुछ शहर पूछ लिए जाते हैं किस नदी के तट पर है, तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। तो इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगी कि कोई उद्योग जो है कैसे ग्रो करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये अहमदाबाद के बारे में जान लिया। मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ओसाका कहाँ है? जापान। ऐसे नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये जापानी नाम दिख रहा है। तो ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारकों से हुआ। ठीक है, तो ये तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये ओसाका जापान में है, जिसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बस यहीं तक था ये चैप्टर। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये अगर इसको पढ़ना चाहो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।